Hello everyone, we are into the chapter number 2 of Enterprise Information Systems, and in the last videos we saw something known as audit of ERP systems. Now ERP system का audit ये तीन हिस्सों में divided था, आंसर भी तीन हिस्सों में डिवाइडेड और अपन ने वीडियोस भी इसके तीन रिकॉर्ड किए थे बेसिकली. सो आई होप यू वुड हैव सीन दोज एंड यू वुड हैव मेड अ नोट ऑफ द आंसर्स एज वेल, बिकॉज व्हेन यू आर स्टडिंग थ्रू दिस थ्रू द वीडियो आई एश्योर यू वोंट नीड एनी मॉड्यूल and you won't need any textbook. The only thing which you require is a pen and a notebook, and you will be taking down the things whatever comes onto the screen, because that is going to be the actual answer which you are going to write. मैं इसको पूरी तरीके से मॉड्यूल ओरिएंटेड और क्वेश्चन आंसर ओरिएंटेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपका कोई भी सवाल छूटे ना एंड यू गेट एग्जैक्ट कंसाइज, यानी प्रॉपर उतना कंटेंट कि इतना तो पढ़ना ही है, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं. दैट इज समथिंग इन विच वे इट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड. ओके, तो अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, यहाँ पर अब थोड़ा सा मैनेजमेंट रिलेटेड हो जाएगा सिलेबस. टेक्निकल कम और मैनेजमेंट के एस्पेक्ट्स थोड़े से ज़्यादा आने की कोशिश करता है ये. देखते हैं किस तरीके से अपन आंसर लर्न करते हैं. शुरुआत होगी अभी अपन को बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स या फिर ईआरपी के अंदर जो मॉड्यूल्स होंगे ना उसको बताने की कोशिश करेगा. मॉड्यूल्स का मतलब क्या? ह्यूमन रिसोर्स मॉड्यूल, फाइनेंशियल मॉड्यूल, डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, इन मॉड्यूल्स के अंदर काम होता है ना, काम होता है, यानी इनके अंदर कोई ना कोई फिक्स्ड स्टेप्स होंगे जिसको अपन बिजनेस प्रोसेस बोलते हैं. हर एक के अंदर, हर एक मॉड्यूल के अंदर, इन ईच एंड एवरी मॉड्यूल यू वुड बी एबल टू फाइंड सम काइंड ऑफ बिजनेस प्रोसेस टेकिंग प्लेस. मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ. प्रोसेस तो वो भी होता है कि घर में हमने चाय बना दी, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ प्रोसेस. बट बिजनेस प्रोसेस क्या होता है ये अपन ने चैप्टर 2 के बिगिनिंग में देखा. अगर आप स्क्रीन के ऊपर कुछ देख पा रहे हैं सो आई विल जस्ट जूम इट फॉर यू. अगर बिजनेस प्रोसेस यहाँ पर मैंने लिखा है कि डेफिनेशन ऑलरेडी सीन एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर. आप मेरे पास देखते रहना, फिर भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ ताकि अपन टॉपिक से छूटे ना. देख लिया इसका मतलब ये नहीं कि वापस देखेंगे तो ही थोड़ा सा लिंक मिलेगा इसमें. तो अपन ने देखा था एट द बिगिनिंग, यू माइट हैव लर्नड दिस एज वेल, कि कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऐसा होता है कुछ. कोऑर्डिनेटेड मतलब क्या? एक तरीके से फिक्स्ड स्टेप. स्टैंडर्डाइज यानी हमेशा इसी तरीके से करेंगे अपन. फ्लो ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल और मशीन्स. वाई मैं ये इसलिए जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ये वाला हिस्सा, बिकॉज दिस इज देयर एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर, एंड इफ यू हैव रीच्ड टिल दिस पॉइंट in chapter number 2 definitely you would have seen that answer, जहां पर अपन ने ये कंक्लूजन भी डिराइव किया था कि every business process is a process but every process is not a business process. तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक हेडिंग देकर वो डेफिनेशन वापस लिख सकते हो, क्योंकि मैंने स्क्रीन के ऊपर रखी, आप भी इसको वापस लिख लेना, क्योंकि अपन क्या इधर इस आंसर को और ये इलेबरेट करेगा और इसी आंसर रिलेटेड इन्होंने और कुछ सब पॉइंट्स देकर इसको खींचने की कोशिश की है. तो वहां पीछे बार बार देखकर फिर यहाँ पर आगे आने से अच्छा है कि एक बार ये 2 लाइन वापस लिख लेंगे अपन कि क्या बोलता है ये बिजनेस प्रोसेस. कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज. कौन परफॉर्म कर सकता है? या तो पीपल, यानी एक तरीके से काम करना जिसमें पीपल इन्वॉल्व हो सकते हैं या मशीन्स इन्वॉल्व हो सकती है, और वो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज से मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह. यानी रॉ मटेरियल आया तो इट कम्स टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, देन इट गोज टू द डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, एंड देन इट इज गिवन टू द कस्टमर. तो ये एक बिजनेस प्रोसेस कब होगा? जब रॉ मटेरियल का आना, प्रोडक्शन होना, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाना, ये पूरा एक काम खत्म होगा तब एक बिजनेस प्रोसेस खत्म होता है. इसके अंदर भले ही कितने भी प्रोसेस रहने दो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, सो विच कैन ट्रैवर्स फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव. इससे अपन को डेफिनेटली अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, जो ग्रोथ है, प्रॉफिट है, जो भी है वो अचीव होगा, और ये वैल्यू प्रोवाइड करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर्स. इंटरनल कस्टमर्स कैन बी एम्प्लॉइज. डेफिनेटली ये काम अगर सही से हो रहा है तो एम्प्लॉइज को वी ट्राई टू प्रोवाइड सम वैल्यू, वी प्रोवाइड सम रेम्यूनरेशन. तो देयर आर ऑल्सो काइंड ऑफ कस्टमर्स ओनली, बट इंटरनल कस्टमर्स ऐसा सिलेबस का कहना है. और एक्सटर्नल कस्टमर्स जिनके लिए आप ये प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हो. ये मैंने इसलिए जल्दी में बताया बिकॉज we have already seen this. So it is a coordinated and standardized flow of activities performed by people or machines. यानी बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन है ये, प्रोसेस की नहीं. क्या चाय बनाना एक प्रोसेस है घर पे? यस इट इज अ प्रोसेस. क्या कोई किसी प्रकार का खाना बनाना, कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस? यस इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रोसेस इफ आई एम मेकिंग सम फूड एट माई होम. बट कैन इट बी कंसिडर्ड एज अ बिजनेस प्रोसेस? नहीं, मैं ये बिजनेस के लिए नहीं कर रहा हूँ. तो कहने का मतलब है कि इससे अपन ने कंक्लूजन भी डिराइव किया था विच इज नॉट देयर इन आवर मॉड्यूल. लेकिन अगर आपको समझ में आया है तो ये क्या था, एवरी बिजनेस प्रोसेस इज अ प्रोसेस. हर बिजनेस प्रोसेस प्रोसेस है, लेकिन एवरी प्रोसेस इज नॉट अ बिजनेस प्रोसेस. हर प्रोसेस यानी खाना बनाना, चाय बनाना, ये बिजनेस प्रोसेस हो जरूरी नहीं है. लेकिन जो भी बिजनेस प्रोसेस है, यानी कहने का मतलब ये कि बिजनेस प्रोसेस इज कंसिडर्ड टू बी अ बिगर थिंग, और उसके अंदर प्रोसेस हो सकता है, अगर आप ध्यान दे रहे हो. सो बिजनेस प्रोसेस इज अ प्रोसेस
लेकिन हर प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस हो ऐसा जरूरी नहीं है, अगर आप समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये कि ये एक डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी होगी। ये एवरी बिजनेस प्रोसेस वाली चीज अगर आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात, नहीं रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच वी हैव डिराइव्ड। बट यहाँ पर अपन को क्या समझना है, कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज अपन ने ऑलरेडी कवर किया है, अच्छे से रिवाइज भी किया है। आई एक्सपेक्ट दैट यू वुड बी एबल टू स्पीक अलॉन्ग विथ मी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पहली बार बता रहा हूँ, मैं आगे वाली चीज पहली बार बताऊंगा, वो थोड़ा सा टाइम भी लेगा और डिटेल में चलेंगे। लेकिन यहाँ पर ये वापस लिख लेना, कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज performed by people or machines to achieve business objective and provide value to internal, creates value for internal and external customers। ऐसा आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी कवर्ड। अब मेरी बात सुनना, ये इतनी सारी चीजें, यानी ये 4 से 5 पॉइंट्स बन गए। क्या 4 से 5 पॉइंट्स बने, देखो, कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज एक चीज, परफॉर्म्ड बाय पीपल और मशीन्स दूसरी चीज, विच कैन ट्रैवर्स फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज, एक कुछ रख सकते हो डिपार्टमेंट बाउंड्रीज या फंक्शनल बाउंड्रीज, टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव चौथी चीज, बाउंड्रीज वाला तीसरा हो गया, बिजनेस ऑब्जेक्ट चौथा, एंड क्रिएट्स वैल्यू फॉर। तो ये 5 चीजें हो गए। ये 5 चीजें एक बिजनेस प्रोसेस पूरा मिलकर एक बिजनेस प्रोसेस ऐसा होता है। ये चीजें अपन को अचीव होती है, ये तरीके से ये काम होता है। फिर सो दीज 5 पॉइंट्स इंक्लूड व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस एंड व्हाट डज अ बिजनेस प्रोसेस हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू डू। तो इतना सारा अगर अपन को एक बिजनेस प्रोसेस अगर अचीव करवाता है, तो आपको नहीं लगता ये बिजनेस प्रोसेस बनने में थोड़ा तो समय लगता होगा? ऐसा तो नहीं ओके कल से ये अपना बिजनेस प्रोसेस रहेगा, कल से अपन इस तरीके से काम करेंगे। ये कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज बनाने में समय लगता है। समय लगता है तो वो समय किस लिए लगता है, ताकि अपन है ना प्रोसेस का बेस्ट फायदा उठा सके, और स्टैंडर्ड बनाने के लिए कि इससे अच्छा नहीं हो सकता, यहां तक पहुंचना है अपन को कि दिस इज समथिंग विच हैव अचीव्ड द बेंचमार्क एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर बिजनेस प्रोसेस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। सो इन ऑर्डर टू अचीव दैट, इन ऑर्डर टू अचीव दीज 5 थिंग्स, we have to understand the steps which will help us to achieve these 5 things। वहां तक पहुंचने के लिए अपन को कुछ स्टेप्स समझने पड़ेंगे। सुनना, समझ में आता है कि अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मार्क्स आप लिखना। 2 मार्क्स के लिए आए तो डेफिनेशन लिखकर खत्म करना, 3 मार्क्स के लिए आए तो ये भी एक ऐड कर देना कि आप ये प्रोसेस मैनेज कैसे करोगे, यानी किसी प्रकार से ये बिजनेस प्रोसेस या प्रोसेस बनाओगे कैसे। तो अगर आपको ऐसा भी आया हाउ डू यू मैनेज अ प्रोसेस, तो भी आंसर रहेगा। बिजनेस प्रोसेस 3 मार्क्स के लिए आया तो भी आंसर रहेगा। और हाउ डू यू मैनेज अ प्रोसेस रहा, हाउ अ प्रोसेस बिजनेस प्रोसेस इज फॉर्म्ड रहा, व्हाट आर द स्टेप्स इन मैनेजिंग, व्हाट आर द स्टेप्स इन क्रिएटिंग अ बिजनेस प्रोसेस, ऐसा कुछ सवाल आया जिसमें अपन क्रिएशन की बात कर रहे हैं, तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे उसमें। ध्यान देते रहना, स्क्रीन के ऊपर नहीं, मेरे पास देखने की कोशिश करना। ओके, अपना सिलेबस कहता है कि पहले अगर आप बिजनेस प्रोसेस फाइनल करने जा रहे हो, तो पहले आप वॉट एवर द process which you are going to finalize, the first step would be to define it। डिफाइन का मतलब क्या होता है कि वो काम करने के जो तरीके होंगे ना, चाय भी बनानी हो ना, चलो वो बिजनेस प्रोसेस नहीं है, लेकिन फिर भी उसके कुछ काम करने के तरीके तो होंगे, वो पहले आप डिटरमाइन करोगे। तो पहले अपन क्या करेंगे, टास्क, अगर ये कोई चीज अपन को प्रोड्यूस करनी है, ये कार प्रोड्यूस करनी है, ये फैन प्रोड्यूस करना है, तो वी वुड बी डिफाइनिंग द स्टेप्स कि इसके बाद ये कंपोनेंट आएगा, ये इंग्रेडिएंट आएगा, ये इसको इस तरीके से मिलेगा, ये जनरली आप ये इस तरीके से प्रोसेस डिफाइन करोगे। सो दीज वुड बी द स्टेप्स, ये डिफाइन करोगे आप। सेकेंड, आप मैप करोगे टू द रोल्स, ये टास्क को, ये स्टेप्स को आप रोल्स को मैप करोगे कि कौन ये काम करने वाला है। पहले स्टेप में डिफाइन में ध्यान देना, 2 चीजें, एक तो काम क्या होगा, दूसरा काम कौन करेगा। पहला काम क्या होगा, दूसरा काम कौन करेगा, किसको ये काम देना है, बेसिकली किसकी जिम्मेदारी होगी, ये अपन डिटरमाइन करेंगे। तो पहले स्टेप में वी डिफाइन इट, फर्स्ट स्टेप इज नोन एज डिफाइन इट। डिफाइन में व्हाट डू वी डू, वी डिटरमाइन द स्टेप्स और वी डिटरमाइन द टास्क्स एंड वी मैप द टास्क्स टू द रोल्स। ओके, रोल्स यानी जो अपन ये मैप करेंगे जो ये काम करेगा। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफाइनिंग द स्टेप्स, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, एंड मैपिंग द टास्क टू द रोल्स। देखो जनरल पॉइंट है, टेक्निकल इसमें कुछ भी नहीं, फिर भी एग्जाम में सवाल बन सकता है, तो आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना होगा कि पहला होगा डिफाइन करो, अरे काम क्या है वो तो डिफाइन करो। पहले स्टैंडर्ड बनाने के पहले ये तो डिफाइन करो कि करेगा कौन, तो इतना आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन इट, दिस इन्वॉल्व डिफाइनिंग द स्टेप्स एंड मैपिंग द टास्क्स टू द रोल्स। इतना कर दो आप, दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्टेप्स एंड मैपिंग द टास्क्स टू द रोल्स। यानी कि आपने क्या स्टेप्स करने वो डिटरमाइन कर दिए, याद भी करते रहेंगे, बार बार आप देखते रहो मेरे पास। पहला स्टेप बोलता है डिफाइन करना, सेकंड उसी में लिखना है आपको, दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्टेप्स, ब्रैकेट में टास्क्स लिख सकते हो, या फिर दिस इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द टास्क्स एंड मैपिंग द टास्क टू द रोल्स। अरे ये कर दिया अपन ने, क्या कर दिया, स्टेप्स लिख दिए, स्टेप्स लिखने के बाद कौन कौन ये काम करेगा ये डिटरमाइन कर दिया। अब सेकंड बोलता है वंस फर्स्ट स्टेप इज इंप्लीमेंटेड, यानी पहला प्रोसेस अगर आपने उसको कर दिया, सेकंड इज समथिंग विच इज नोन एज, ध्यान में लेना, परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करना।
सुन लो, ये बोल्ड में लिखेंगे, पहला पॉइंट पे बोल्ड में दिया हुआ है। पहला पॉइंट क्या है कि यू हैव टू डिफाइन इट। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है कि एस्टैब्लिशिंग परफॉर्मेंस मेजर्स। फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट टास्क इज टू डिफाइन इट। फर्स्ट टास्क डिफाइन में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन वी वुड बी डिफाइनिंग द स्टेप्स एंड सेकंड वी वुड बी मैपिंग द स्टेप्स टू द रूल्स, या फिर डिफाइनिंग द टास्क्स एंड वी वुड बी मैपिंग द टास्क्स टू द रूल्स। एक शब्द रखना कोई भी, ओके इतना आपका पहला स्टेप हो गया, यही शब्द में लिखना। सेकंड, वंस द फर्स्ट स्टेप इज implemented, mapped and implemented, once the first process is mapped and implemented, the second step is performance measures should be established। अब performance measures का मतलब क्या है कि आपने ये तो डिटरमाइन कर दिया कि ये काम करना है इस तरीके से और ये करेगा, ये इंसान ये काम करेंगे, इफ यूर अंडरस्टैंडिंग। सो इतना करने के बाद आपको ये डिटरमाइन करना है कि आपको उससे क्या परफॉर्मेंस हासिल करनी है। इससे क्या है कि आप अपने काम को कंपेयर कर पाओगे कि पिछली बार कैसे हुआ, इस बार कैसे हुआ और अगली बार सुधर सकता है क्या। अपन ने ये डिटरमाइन किया कि ये लोग ये काम करेंगे। अपन ने परफॉर्मेंस मेजर्स में ये डिटरमाइन किया कि 1 घंटे में यू वुड बी प्रोड्यूसिंग 30 यूनिट्स ऑफ दीज कमोडिटीज, या फिर 30 क्वांटिटी बनाओगे आप 1 घंटे में। ये परफॉर्मेंस मेजर हो गया। अब ये परफॉर्मेंस मेजर जब हमने डिसाइड किया तब हमको पता चला कि ये 45 मिनट्स में ही अपन ने कवर कर लिया, तो या फिर अपन को 1.25 घंटा लग गया, अगर आप समझ रहे हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द रिजल्ट, थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे, आप ये परफॉर्मेंस मेजर्स को सुधारने के बाद थर्ड स्टेप इज समथिंग विच इज नोन एज, और याद रख लो पहला स्टेप क्या है, डिफाइन करना, सेकंड क्या है परफॉर्मेंस मेजर्स, और थर्ड क्या है ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ओके, द लास्ट पीस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब क्या है, स्टैंडर्डाइजेशन। यानी अपन ने सेकंड स्टेप में परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश कर दिए कि अपन ने देखा 1 घंटे में इतना, तो ये कम समय में हो रहा था, ओके 1 घंटे में 35, अच्छा ठीक है। एंड देन इट बिकम्स, ये अपन ने डिटरमाइन कर लिया कि अपने इतने एम्प्लॉइज से 1 घंटे में ये 40 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये 40 प्रोडक्ट्स ये बना सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड स्टेप बिकम्स, ये अपन फाइनलाइज कर रहे हैं। थर्ड स्टेप इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप का मतलब क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अधरेंस टू द प्रोसेस। अधरेंस का मतलब क्या, एक्सेप्टेंस। अपन ने ये प्रोसेस अब स्टैंडर्ड बना दिया, कल से इस तरीके से ही काम होगा, ये स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे और इतनी चीज बनेगी। ओके, सो दैट वुड बी समथिंग वेयर इट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, जहां पर अपन ने पहले क्या किया, पहले काम क्या है वो डिटरमाइन किया, उसके स्टेप्स, और सेकंड कौन करेगा। थर्ड में अपन ने परफॉर्मेंस मेजर्स बनाए, और परफॉर्मेंस मेजर्स बनाते बनाते अपन ने सेकंड में अपन ने परफॉर्मेंस मेजर्स बनाए, और परफॉर्मेंस मेजर्स बनाते बनाते अपन ने थर्ड में ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप कर दिया। यानी क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अधरेंस। ये शब्द आपको ध्यान में रखना होगा कि अपन ने सीखा सीखा सीखा, और फाइनली इन द थर्ड स्टेप we decided that this is going to be the standard process and we have to adhere, we have to accept this throughout the organization। यानी आसान सा पॉइंट है, फिर भी अगर अपन वापस एक बार इसको रिवाइज करने की कोशिश करें, आपको अगर एग्जाम में सवाल आया व्हाट इज अ बिजनेस प्रोसेस, एक चीज हाउ डू यू मैनेज अ प्रोसेस, 3 मार्क्स के लिए अगर सिर्फ व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस आया ना, तो भी यही लिखना है आपको, क्योंकि इसकी हेडिंग ही व्हाट इज द बिजनेस प्रोसेस है मॉड्यूल में। तो अपन ने क्या देखा था बिजनेस प्रोसेस में, कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल और मशीन्स ट्रैवर्सिंग बिजनेस डिपार्टमेंट टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव एंड क्रिएट वैल्यू फॉर इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स। अपन ने ऑलरेडी देखा है। ओके, मैं भी बिना देखे बोल रहा हूँ, आपको बिना देखे याद होना चाहिए। टू मैनेज अ प्रोसेस, 3 स्टेप्स। पहला बोलता है डिफाइन करो, क्या डिफाइन करो, इसमें 2 चीज आपको ध्यान में रखनी है, दिस विल इन्वॉल्व डिफाइनिंग द टास्क्स एंड मैपिंग इट टू द रूल्स, ये हो गया। सेकंड बोलता है परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करो, वंस द फर्स्ट प्रोसेस इज मैप्ड एंड इंप्लीमेंटेड, नेक्स्ट समथिंग व्हिच इज नोन एज परफॉर्मेंस मेजर्स एस्टैब्लिश करो। इससे क्या करेंगे, अपन को पता चलेगा कि इंप्रूव करना है और कहां पर सुधारा जा सकता है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कम डाउन इनटू नंबर्स, है ना। अपन है ना उसको आंकड़ों में लिखेंगे, बेसिकली ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा, जहाँ पर अपन को पता चलेगा कि और शायद सुधर सकता है और ये मामला ठीक हो सकता है, क्योंकि अपन को प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स इसके पता चल रहे हैं। और थर्ड, जैसे अपन को पता चला कि अपन इतना काम इस देर में अपन ने परफॉर्मेंस मेजर से एस्टैब्लिश किया, मैक्सिमम इतना काम अपन कर सकते हैं, थर्ड बिकम समथिंग नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में अपन क्या लिखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन विच इन्वॉल्व्स स्टैंडर्डाइजेशन एंड अधरेंस throughout the organization, adherence to the process throughout the organization। तो एक बार अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो, the first task is to define it, this involves defining the steps in the process and mapping the tasks to the roles involved। सेकंड क्या बोलता है, once the process is mapped and implemented, performance measures, ये बोल्ड इससे आपको किसी भी हालत में लिखने ही पड़ेंगे, performance measures can be established, establishing measures creates a basis to improve the process। भाई 1 घंटे में इतना हो गया, अपन शायद और कोशिश करके और इसको अच्छा कर दे, जिससे अपन को स्टैंडर्ड बेंचमार्क बना दे। तो कोई चीज़ फाइनल करने के पहले लेट अस ट्राई टू इम्प्रूव मोर, इम्प्रूव मोर, इम्प्रूव मोर। तो वो इम्प्रूव होने के बाद आप उसको फाइनल करोगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इंप्रूव किया या नहीं किया अगली बार, क्योंकि अपन ने पिछली बार इतना काम किया, ये अपना परफॉर्मेंस मेजर था, अगली बार में ये अपना परफॉर्मेंस मेजर है, और जो फाइनल परफॉर्मेंस मेजर होगा बेस्ट वाला, वो अपन स्टैंडर्ड बनाएंगे। यानी उस परफॉर्मेंस को मेजर करना, परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा ना अपने काम अलॉट करने के बाद। वो मेजर करने के बाद अपन को पता चला कि अपन इतना काम तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो अपन इतने ऑर्डर्स 1 महीने में ले सकते हैं।
सो अपन इस तरीके से वो स्टैंडर्ड करेंगे कि अपन 1 महीने में इतना तो प्रोड्यूस करेंगे। तो लास्ट स्टेप इज समथिंग विच इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, ओके, दैट एनेबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड अधरेंस, दैट एनेबल स्टैंडर्डाइजेशन एंड अधरेंस टू द प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ओरिएंटेड चीज़ है, याद रखने की कोशिश करो। मैं वापस आपको कोशिश कर रहा हूँ याद दिलाने के लिए, अगर आप ध्यान दे रहे हो वापस एक बार याद करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट मैं एक्सप्लेन कर छुट्टी नहीं लेना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपको चीज़ें याद हो। तो अगर आप मेरे पास ध्यान दे रहे हो तो बिजनेस प्रोसेस की एक बार डेफिनेशन देखते हैं। कोऑर्डिनेटेड एंड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय पीपल और मशीन्स traversing business departments or functional departments basically to achieve business objectives and create values for internal and external customers, अगर आप ध्यान दे रहे हो। So that is something which becomes a business process का definition। business process को business process बनने में समय लगता है भाई, ये इतनी चीज़ें अचीव रातों रात थोड़ी होगी। इसके लिए तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेप टू मैनेज अ प्रोसेस इज समथिंग विच इज नोन एज डिफाइन इट। डिफाइन में क्या करेंगे अपन, टास्क डिफाइन करेंगे, स्टेप्स डिफाइन करेंगे, एंड वी वुड बी मैपिंग द स्टेप्स टू द रोल्स। सेकेंड स्टेप बोलता है once the process is mapped and implemented, you would be performance measures would be established. Establishing performance measures helps us to improve the process. ओके ऐसा आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है। परफॉर्मेंस मेजर्स अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड है, तो इसमें इतने टर्म्स आने पर भी मेरे हिसाब से मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ये लिखना ही पड़ेगा। लेकिन कि ना द थर्ड स्टेप इज समथिंग इन द प्रोसेस में इन्वॉल्व समथिंग नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप मतलब क्या, स्टैंडर्डाइजेशन एंड अदरेंस टू द प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन ये मान लिया गया, अब इसी तरीके से काम होगा, इसमें अब किसी तरीके से कमी रही तो कुछ पेनल्टीज होगी, कुछ फाइन होगा, कुछ पनिशमेंट होगा, कुछ रिवॉर्ड्स होंगे इफ यू आर एबल टू अचीव दिस। सो इस तरीके से आपने ये इम्प्लीमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में। अब मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो पीपल या मशीन परफॉर्म कर रहे हैं, जो किसी ना किसी प्रकार के वैल्यू दे रहे हैं इंटरनल कस्टमर को भी और एक्सटर्नल कस्टमर को भी, और बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव। तो ये सेकेंड वाला, ये वाला पार्ट आप जब करोगे तब ये अचीव होगा, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। यानी ये जो 3 लाइन से अपन को कैसे अचीव हुई, ये 3 पॉइंट्स के बाद आपने ये अचीव करने में कामयाब हुए आप। सो ये अचीव करने का, ये 3 लाइन अचीव करने के ये 3 पॉइंट्स है बेसिकली। तो मैनेज अ प्रोसेस, आपको ये 3 पॉइंट ध्यान में रखने होंगे। वापस एक बार रिवाइज करेंगे, लेकिन इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यू कैन राइट डाउन दिस एंड देन यू कैन मूव इट सो दैट इट बिकम्स अ ब्रेक फॉर यू, ओके, बीच में रुककर, क्योंकि अब थोड़ा सा मैनेजमेंट ओरिएंटेड चीज आएगी। सेकंड वाला एक हेडिंग बोलता है बिजनेस प्रोसेस फ्लो। सुनना आसान, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी सुन लेते हैं और फिर देखेंगे किस तरीके से आगे बढ़ना है। बिजनेस प्रोसेस फ्लो, बिजनेस के प्रोसेस का फ्लो, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। तो इसका मतलब क्या कि कुछ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज होंगी विच आर परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, ओके, सीक्वेंस ऑफ वर्क स्टेप्स परफॉर्म्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। आप ये ओन वर्ड्स में लिख सकते हो थोड़ा थोड़ा। बिजनेस प्रोसेस इज अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज, ये चीज है, सुनते जाना, पूरी बात होने पर समझ में आएगा। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, सेल करना, परचेज करना, सैलरी देना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग, टैक्स भरना, वेंडर्स को पेमेंट करना, तो ये सारे बिजनेस प्रोसेस हो सकते हैं। यानी अगर आपको सवाल आया कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो, राइट अ शॉर्ट टर्म में बिजनेस प्रोसेस फ्लो, तो पहली बात होगी कि इट इज अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स to achieve desired result for an organization, या it is a sequence of steps performed in an organization। बिजनेस प्रोसेस क्या है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस प्रोसेस फ्लो, ये सवाल आया तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, एक चीज। सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव मेनी बिजनेस प्रोसेसेस, ओके, लाइक परचेसिंग, लाइक सेलिंग समथिंग, लाइक गिविंग सैलरी, लाइक पेमेंट टू द वेंडर्स। ऑल दीज प्रोसेसेस, सारे प्रोसेसेस, ये आप मानते हो क्या, हैज अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। भाई रोकड़े को अफेक्ट करेगा ये। आप कुछ खरीद रहे हो या फिर आप कुछ बेच रहे हो, आप किसी को पेमेंट दे रहे हो, आप किसी से पेमेंट ले रहे हो, आप किसी को कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप किसी से कोई सर्विस दे रहे हो, एवरीथिंग वुड बी अफेक्टिंग द फाइनेंस। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें बिजनेस प्रोसेस फ्लो में आपको ये लिखना है। बाकी किसी मॉड्यूल की बात नहीं की, बाकी किसी काम की बात नहीं की, लेकिन ये कहा है कि ईच एंड एवरी, ये एक नियम ही है, ईच एंड एवरी बिजनेस प्रोसेस will be affecting the financial status of the organization। यानी बिजनेस प्रोसेस के जनरल आंसर में ये एक पॉइंट बन गया। आप समझ रहे हो, ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है कि ये जनरल है, ये हर जगह इंपैक्ट करेगा। आपका हर मूव किसी ना किसी प्रकार से, अरे यार आप घर के भी किसी भी प्रकार के काम को ले लो, वो हर चीज किसी ना किसी प्रकार से आपके फाइनेंशियल स्टेटस को अफेक्ट करती है। चाय बनाना भी आपके खर्चा कर रहा है, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। सो कहने का मतलब है कि हर चीज घर पे भी तो ऑर्गेनाइजेशन में तो होना ही है, क्योंकि उसका तो एम ही है कि यार वो पैसा कमाए और लोगों को, एम्प्लॉइज को पैसा दे और हर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बने, ग्रो करे सही तरीके से। तो तो बिजनेस प्रोसेस फ्लो में पहला पॉइंट क्या बना कि इट वुड बी अ सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स व्हिच वुड हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव या डिजायर्ड रिजल्ट। ओके, सीक्वेंस ऑफ वर्क स्टेप्स आप ध्यान में रखना, एक पहली चीज ये आप
सीक्वेंस ऑफ वर्क स्टेप्स, अगर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, ओके, सीक्वेंस ऑफ वर्क स्टेप्स। सेकंड बोलता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस हो सकते हैं, जैसे परचेसिंग रॉ मटेरियल, एक दो आप इसमें ध्यान में रख सकते हो, पेइंग एम्प्लॉइज, पेइंग वेंडर्स। ईच एंड एवरी बिजनेस प्रोसेस हैज आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। भाई मान रहे हो क्या? इसको आप 3 पॉइंट्स में लिख दो ना, इस तरीके से पैरे में आप 3 पॉइंट्स में लिख लो। चौथा बोलता है कि आपके अब ये चौथा पॉइंट आप लिखो तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। द नंबर एंड टाइप, मतलब हर ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेसेस तो होंगे बिजनेस प्रोसेस, लेकिन जरूरी नहीं कि ये सारे हो, और जरूरी नहीं कि इतने, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो कितने प्रोसेसेस होंगे उनका थोड़ा बहुत हाव भाव अलग हो सकता है, किसी में थोड़ा सा अलग हो सकता है, किसी में थोड़ा सा अलग हो सकता है, किसी में पेमेंट वेंडर को कब हो रहा है, किसी में पेमेंट एम्प्लॉय को कब हो रहा है। सो ये बदलाव हो सकते हैं, लेकिन द नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड हाउ द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड वुड वेरी अक्रॉस एंटरप्राइजेस, ओके, वुड वेरी अक्रॉस। देखो आप क्या कर सकते हो, द नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड हाउ द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड वुड वेरी अक्रॉस द एंटरप्राइजेस तक, द नंबर से लेकर एंटरप्राइजेस तक ब्रैकेट कर सकते हो। हाउएवर मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रोसेसेस वुड फ्लो अ जेनरिक लाइफ साइकिल। मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस में एक जनरल फ्लो रहेगा कि कस्टमर आ रहा है, पैसा दे रहा है, अपन उनको गुड्स दे रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, अकाउंटिंग में डाल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये एक जनरल फ्लो तो रहेगा, फिर अंदर कुछ थोड़े से बदलाव हो सकते हैं, मोटा मोटी ये प्रोसेस रहेगा। तो कहने का मतलब है कि द नंबर एंड टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड हाउ द प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड मे वेरी अक्रॉस एंटरप्राइजेस, ये आपको ध्यान में रखना है, और इसको आप थोड़ा सा छोड़ देना है, इंपैक्टेड बाय ऑटोमेशन, इसको अपन रहने देते हैं। यानी पहला पॉइंट क्या बना, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, बिजनेस प्रोसेस फ्लो ये सवाल आया तो इज अ प्रिस्क्राइब्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट, पहला। ओके, सेकंड क्या बना, ऑर्गेनाइजेशन में हैव मेनी डिफरेंट बिजनेस लाइक परचेसिंग, सेलिंग, ओके, पेमेंट्स एटसेट्रा, दूसरा बना ये। तीसरा क्या बना, ईच बिजनेस प्रोसेस विल हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटस, थर्ड पॉइंट बना। चौथा पॉइंट क्या बना, द नंबर एंड टाइप्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस एंड हाउ दे आर कैरिड आउट मे वेरी अक्रॉस एंटरप्राइज, ये चौथा बना। पांचवा क्या बना, मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रोसेस वुड फॉलो जेनरिक लाइफ साइकिल। अगर आपको सवाल आया बिजनेस प्रोसेस फ्लो, ये 5 पॉइंट्स लिखकर एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल में कुछ भी हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एग्जांपल हो सकता है, ऑर्डर टू कैश साइकिल, ये मैंने एग्जांपल रखा है, विच इज एग्जैक्टली राइट। मॉड्यूल भी बोलता है कि आप ये एग्जांपल दे सकते हो। ऑर्डर टू कैश का मतलब क्या, कस्टमर ने ऑर्डर दिया और फिर पेमेंट देने तक, ऑर्डर से लेकर पेमेंट देने तक जो चीजें होगी वो आप इसको ओन वर्ड्स में लिख सकते हो, लेकिन ऐसा चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आप और भी एग्जांपल हो सकता है, प्रोक्योर टू पे साइकिल, इसका मतलब क्या कि रॉ मटेरियल आया और उस वेंडर को पे करने तक, सप्लायर को पे करने तक, वो वाले प्रोसेस भी यूजुअली तो जनरिक ही होंगे, हर जगह पर इसी तरीके से होता होगा। अगर किसी भी तरीके से सप्लायर से अपन कुछ ले रहे तो इसी प्रकार से ऑर्डर टू कैश में ये आपको 6 स्टेप्स आपको ध्यान में रखनी है। पहला है कस्टमर ऑर्डर, कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ओके। सेकंड इज समथिंग व्हिच इज नोन एज ऑर्डर फुलफिलमेंट, इसको आप सिर्फ ये डायग्राम ध्यान में रखो, बाकी ओन वर्ड्स में लिखना। कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर फुलफिलमेंट यानी कस्टमर का ऑर्डर बना दिया गया, पैक कर दिया गया, रेडी कर दिया गया, ओके। थर्ड इज डिलीवरी नोट, ये इसका मतलब क्या, उसको डिलीवर करने के लिए रेडी किया, डिलीवर किया बेसिकली। फोर्थ इज इनवॉइसिंग, उसका इनवॉइस बनाया। पांचवे में पैसा आया कस्टमर का और फिर उसको जनरल लेजर में अपन ने रिकॉर्ड कर दिया। सो ट्राई टू रिमेंबर जस्ट दीज 6 पॉइंट्स, यू विल हैव टू इलैबोरेट दिस बट डू इट इन योर ओन वर्ड्स। हर चीज आप रटोगे नहीं, हर चीज आप मग नहीं करोगे। यहां पर कीवर्ड्स जैसा कुछ नहीं है, यहां पर टेक्निकल जैसा कुछ नहीं है, बट बिजनेस प्रोसेस फ्लो अगर एग्जांपल आया, अगर सवाल आया तो आपका सवाल का जवाब बनता है लगभग 5 पॉइंट्स का, और ये एक एग्जाम्पल का, अगर आप समझ रहे हो। तो पहले वापस एक अपन एग्जाम्पल देखेंगे, फिर भी अगर बिजनेस प्रोसेस फ्लो के ऊपर अगर अपन ध्यान दें, या फिर अगर आपको याद है थोड़ा सा पीछे चलते हैं, बिजनेस प्रोसेस टू मैनेज अ प्रोसेस, बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन तो पता है। इसके पहले अपन ने, इसके बाद अपन ने क्या देखा, टू मैनेज अ प्रोसेस, पहला क्या होगा, डिफाइन करना, टास्क और मैपिंग आएगा इसमें। सेकंड क्या होगा, परफॉर्मेंस मेजर्स, once the process is mapped and implemented, performance measures would be established which would be helping us to improve the performance. And third is something which is known as organizational setup, which enables standardization and adherence to the process throughout the organization. ये आपको ध्यान में रखना होगा, मैं भी ध्यान में रखना हूँ, आपको भी ध्यान में रखना होगा, अभी याद कर लो, ताकि क्या ये समय में जितना हो सके मैक्सिमम, आप सिर्फ समझ कर आगे बढ़ोगे कोई मतलब नहीं है, आप पढ़कर समझकर याद कर आगे बढ़ो तो ही इसमें मतलब है। तो ट्राई टू लर्न इट नाउ, ट्राई टू गिव योर बेस्ट, कि ऐसा लर्न करो कि मैं एग्जाम में जाकर लिखूंगा, ताकि क्या है, जब रिवाइज करोगे ना तो वो पूरी तरीके से आपको बहुत कम समय लगे रिवाइज करने, और लिखना तो आई। बिजनेस प्रोसेस फ्लो में 5 पॉइंट क्या बोलते हैं कि ये तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है जो डिजायर्ड रिजल्ट अचीव करने में मदद करेगा। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, डिजायर्ड रिजल्ट्स। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस कैन बी देयर, लाइक परचेसिंग समथिंग, सेलिंग समथिंग, पेइंग एम्प्लॉइज, वेंडर के पेमेंट्स, ये होगा सेकेंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट में आपको बोला गया है कि इसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से फाइनेंशियल स्टेटस पर इंपैक्ट करेगा। डायरेक्टली इट वुड बी इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फोर्थ में क्या बोला है, द वे इन विच द बिजनेस प्रोसेस, ऐसा लिख सकते हैं आप, द वे इन विच द बिजनेस प्रोसेस आर परफॉर्म, ये नंबर एंड टाइप और ये इसके बाद आप लिख सकते हैं द वे इन विच द बिजनेस प्रोसेस आर परफॉर्म्ड मे वेरी अक्रॉस एंटरप्राइजेस, इतना, full stop. Most of the common processes would have a generic life cycle. The way in which processes are performed may vary across enterprises, full stop. Most of the common processes would have a generic life cycle. Generic यानी general, common life cycle होगी, जिसमें अपन ने एक एग्जांपल देखा order to cash. Order to cash शुरू कैसे होगा, कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर फुलफिलमेंट, डिलीवरी नोट, इनवॉइसिंग, कलेक्शंस, अकाउंटिंग। इसके अलग अलग ये जो आप ये नाम देख रहे हो ना, इसके आप अलग अलग नाम भी हो सकते हैं, लेकिन अपना मॉड्यूल इन 6 को ही इलेबरेट करता है, ये 6 हेडिंग रखता है कि आप भी यही रखोगे। इवन इफ यू कुड राइट सम अदर वेरी गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड डिस्क्रिप्टिव हेडिंग, जस्ट इट इज नॉट नीडेड, वी नीड टू गो अकॉर्डिंग टू द मॉड्यूल। ये कोई भी एग्जांपल हो सकता है। ऑर्डर टू कैश अपने चैप्टर नंबर 1 में है और यहाँ पर सिलेबस कहता है कि आप ये ऑर्डर टू कैश साइकिल को एक जेनरिक फ्लो मान सकते हो, जिसमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया, उसका ऑर्डर की तैयारी की, उसको डिलीवर किया, इनवॉइस बनाया, पेमेंट लिया और अकाउंटिंग की। इफ यू अंडरस्टैंड, ये ही एक जनरल फ्लो रहेगा हर ऑर्गेनाइजेशन में रिलेटेड टू ऑर्डर टू कैश। एक एग्जांपल लिखकर आप इस तरीके से बिजनेस प्रोसेस फ्लो खत्म कर सकते हो। तो एक बार अपन वापस रिवाइज करेंगे इसको, बिजनेस प्रोसेस फ्लो को। सो 5 पॉइंट्स लगभग बन गए अपने बिजनेस प्रोसेस फ्लो में कि पहला क्या रहेगा, सीक्वेंस ऑफ वर्क स्टेप्स, ओके, टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड रिजल्ट। सेकंड क्या बनेगा, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस हो सकते हैं, लाइक परचेज, सेल, पेइंग टू द वेंडर्स, सैलरी, ये हो गया सेकंड। थर्ड, ईच एंड एवरी बिजनेस प्रोसेस विल हैव अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटस। फोर्थ, द वे इन विच द प्रोसेस आर परफॉर्म्ड मे वेरी अक्रॉस द एंटरप्राइज, ओके, यहाँ तक आप फुल स्टॉप लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रोसेसेस वुड फॉलो अ जेनरिक लाइफ साइकिल, ये आपको ध्यान में रखना होगा। सो दिस इज समथिंग विच यू नीड टू कीप इन माइंड while you write business process flow। बिजनेस प्रोसेस में क्या लिखेंगे, एक तो था भाई वो पूरी डेफिनेशन, कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्डाइज्ड फ्लो ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म बाय पीपल और मशीन्स टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, ट्रैवर्सिंग बिजनेस डिपार्टमेंट टू अचीव बिजनेस ऑब्जेक्ट, क्रिएट वैल्यू फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर्स, ऐसा कुछ अपन ने डेफिनेशन देखा। उसके बाद क्या था, बिजनेस प्रोसेस फ्लो या बिजनेस प्रोसेस अगर अपन को मैनेज करना है, अगर वो ऐसा अपन को जो अपन ने अभी ये 5 पॉइंट्स देखे, ऐसा बिजनेस प्रोसेस अगर अपन को बनाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले अपन को डिफाइन करना पड़ेगा, जिसमें टास्क एंड मैपिंग टू द रोल्स आएगा। सेकंड रहेगा परफॉर्मेंस मेजर्स विच कैन हेल्प अस टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। अपन मेजर करेंगे परफॉर्मेंस को कि किस तरीके से, कितने समय में, कितने प्रोडक्ट्स के साथ, कितने रॉ मटेरियल के साथ, कितने एम्प्लॉयज़ के साथ, कितने दिनों में, ये कितने टाइम में ये काम हो रहा है, फिर अंडरस्टैंडिंग, ये अपन ने मेजर किया। थर्ड, द बेस्ट combination would be selected, and then the organizational setup is the third one, where there would be standardization and adherence to the process throughout the organization। इसी तरीके से तो हर काम फाइनल होता है। फिर अंडरस्टैंडिंग, पहले अपन डिफाइन करते हैं कि अपन को करना क्या है, तो सेकंड अपन वो काम करने की कोशिश करते हैं, सेकंड में अपन और उसके और अल्टरनेटिव्स भी ढूंढते हैं। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वहाँ जाने के 4 रास्ते हो सकते हैं, लेकिन पहले आपने डिसाइड किया आप जाओगे और आपको जाना है, ये डिसाइड किया आपने। सेकंड, आप पहले रास्ते से गए, दूसरे से गए, तीसरे से गए, चौथे से गए, सब में पता चला इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतने रिसोर्सेज लगते हैं, इसमें इतना पेट्रोल लगता है, एंड फाइनली थर्ड डे से फोर्थ डे से आपने डिसाइड किया कि ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप रहेगा, अगली बार से मैं इसी वे से जाऊँगा, दिस इज द स्टैंडर्डाइजेशन एंड अदरेंस, आई एक्सेप्ट टू द प्रोसेस, फिर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोसेस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा। तो ये आपको लिखना पड़ेगा इन बिजनेस प्रोसेस फ्लो में, बिजनेस प्रोसेस में हाउ टू मैनेज अ प्रोसेस। यानी बिजनेस प्रोसेस अगर सवाल आया तो एक डेफिनेशन, और अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो मैनेज अ प्रोसेस, ये भी 3 पॉइंट्स लिख देना आप। बिजनेस प्रोसेस फ्लो आया तो 5 पॉइंट्स लिखोगे आप, और ऑर्डर टू कैश का आपको एक एग्जांपल लिख सकते हो, जिसमें क्या रहेगा, कस्टमर ऑर्डर, ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट के बाद डिलीवरी नोट, डिलीवरी नोट के बाद इनवॉइस, इनवॉइस के बाद कलेक्शन, कलेक्शन के बाद अकाउंटिंग, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। ये आप 6 पॉइंट्स को ओन वर्ड्स में इलेबरेट कर सकते हो। ऑर्डर टू कैश ये वापस चैप्टर नंबर 1 में भी आता है, सो वहाँ से भी आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा कि यहाँ पर ये आंसर का हिस्सा है। तो ऑर्डर टू कैश के क्या रिस्क और कंट्रोल्स होते हैं, ये चैप्टर नंबर 1 में आता है बेसिकली। तो ये आपको ध्यान में रखना है इन केस ऑफ बिजनेस प्रोसेस फ्लो। अगर आप ध्यान दे रहे हो
तब कई बार ऐसे होगा कि छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे, जैसे बिजनेस प्रोसेस की डेफिनेशन आई, उसके 3 पॉइंट्स आए, बिजनेस प्रोसेस फ्लो आया, उसके 5 पॉइंट्स आए, और ये आया। तो आपको सवाल जवाब करके या पॉइंट्स खत्म करने होंगे। तो ऐसा नहीं कि एक सेशन में अपन 3-4 टॉपिक कवर कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारा बेसिकली एक ही टॉपिक के अंडर है, समथिंग नोन एज बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स या फिर ERP के मॉड्यूल्स, अगर आप समझ रहे हो। तो अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़े और आज का अपन तीसरा, एक प्रकार से आप सवाल ही मान लो, एक तीसरा पार्ट कवर करने की कोशिश करें, थर्ड पार्ट बेसिकली, तो आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा ERP और उसके मॉड्यूल्स। अब ये किस तरीके से होगा, देखो ERP में अलग अलग प्रकार के मॉड्यूल्स होते हैं। ओके, ये मॉड्यूल्स यानी काम करने के डिपार्टमेंट्स बेसिकली। तो अगर आपको सिर्फ डायरेक्टली मैं मॉड्यूल्स बताऊं तो स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ मॉड्यूल्स नजर आ रहे होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ह्यूमन रिसोर्स, प्रोडक्शन, प्लांट में सप्लाई चेन वगैरह। ये जो मॉड्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये अपना जो ये हेडिंग है ERP बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, उसका सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि बिजनेस करने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या कैटेगरीज होती है। तो ERP के बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स में आप 2 चीजें ध्यान में रखोगे, एक बिजनेस कैटेगरीज और सेकंड फंक्शनल मॉड्यूल्स। ये जो बिजनेस कैटेगरीज है ना, जिसमें अपन अलग अलग कैटेगरीज देखेंगे, हर कैटेगरी में ये मॉड्यूल आ सकते हैं कुछ ना कुछ इसमें से। इसलिए पहले आप बिजनेस करने के तरीके जान लो, बिजनेस करने के वेराइटी जान लो, और फिर उसके अंदर आप ERP क्या लोगे आपके बिजनेस के हिसाब से। आपका अगर बिजनेस ट्रेडिंग है तो आप ये मॉड्यूल्स ले सकते हो, आपका ये बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है आप ये ले सकते हो, सर्विस है तो ये ले सकते हो। यहां पर ऐसा दिया नहीं कि ट्रेडिंग वालों के लिए, लेकिन आप ये तो समझो कि इन तीनों के अलावा तो कुछ नहीं। तो ये 3 पहले समझ लो, फिर आप समझ लो कि मॉड्यूल्स क्या क्या होते हैं। फिर आप घर पे अपना वो ऑर्गेनाइजेशन, वो एम्प्लॉय, अपना ओनर डिसाइड करते रहेगा कि मेरे को क्या क्या मॉड्यूल चाहिए। तो अपन को तो सिर्फ ये जानना है कि बिजनेस की कैटेगरीज क्या, और फिर उनके अंदर आने वाले मॉड्यूल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये सारे मॉड्यूल्स भी आ सकते हैं सब में, इसमें से कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं। हम आपको मॉड्यूल की जानकारी देते हैं, यानी मोटा मोटी सिलेबस बोलते हैं हम आपको बिजनेस की कैटेगरीज की जानकारी दे रहे हैं, जो आप एक्चुअली दूसरे सब्जेक्ट्स में आपने पढ़ी होगी, बहुत आसान है। और फिर हम आपको मॉड्यूल्स की जानकारी देंगे कि इसमें क्या क्या होता है। तो आप सोचना कि ये मॉड्यूल क्या आपके काम का है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते तो क्या प्रोडक्शन आपके काम का है? शायद नहीं है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए नहीं है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो क्या प्रोडक्शन का मॉड्यूल, मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल आपके, ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी इफ यू अंडरस्टैंडिंग। क्या इन हर प्रकार के बिजनेस में रोकड़े का लेन देन होगा, पैसे का लेन देन होगा? तो क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेरे, हाँ हो सकता है। यू डोंट नीड टू राइट इट एनीवेयर, लेकिन फ्लो देखो ना आप, पहले बिजनेस की कैटेगरी समझो और उसके बाद मॉड्यूल समझो। एंड ऑफ द डे ये दोनों समझकर अपना काम हो गया, लेकिन सोचने वाला या सिलेबस बनाने वाले ने इस तरीके से सोचा है कि ये दोनों समझने के बाद आप ये सोच सकते हो कि मेरे बिजनेस को क्या क्या मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है। तो वो जो आगे वाला सोचेगा उससे अपन को लेना देना नहीं, अपन को 2 चीजें समझनी है। एक, बिजनेस करने की कैटेगरीज, बिजनेस कैटेगरीज ऑफ द मॉड्यूल्स। आप सिर्फ इतना ध्यान में रखना, ERP के मॉड्यूल्स में इस हेडिंग में आपको बिजनेस कैटेगरीज, यू कैन राइट दिस हेडिंग बट द क्वेश्चन कुड बी बिजनेस कैटेगरीज पहला और फिर मॉड्यूल्स ऑफ ERP। ओके, बिजनेस कैटेगरीज आप ध्यान में रखो और मॉड्यूल्स ऑफ ERP। अब मॉड्यूल्स ऑफ ERP में कैसा है कि हर एक मॉड्यूल काफी इलेबरेटेड है। आप ये A से लेकर K तक देख रहे हो ना, A से लेकर पूरा घूम के ये K तक आया है ना, हर एक मॉड्यूल में अच्छा अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, यानी हर एक मॉड्यूल एक सवाल बन सकता है, अगर आप समझ रहे हो। तो वो मॉड्यूल्स क्या होंगे ये अपन बाद में देखते हैं, पहले अपन सिर्फ ये 3 प्रकार के जो बिजनेस की कैटेगरीज होते हैं समझ लेते हैं। इजी है। पहला हो सकता है समथिंग नोन एज ट्रेडिंग। ओके, ट्रेडिंग में क्या होगा, अपन बाय करेंगे और सेल करेंगे, इसमें सिर्फ परचेज और सेल की एक्टिविटीज आएगी एंड इट वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सो दिस सिंपली इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग, ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। 3 प्रकार के कैटेगरीज होते हैं, ऑर्डर भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। ट्रेडिंग बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड सर्विस। There are 3 different major business that are operated. Each type has distinct features. आपको सिर्फ बिजनेस कैटेगरीज ऑफ देखो, आप क्या लिखोगे, ERP बिजनेस प्रोसेस मॉड्यूल्स, ऐसा हेडिंग दे दी। ये हेडिंग सिर्फ देने के लिए दे दो। आपको तो क्वेश्चन ये बन सकता है बिजनेस कैटेगरीज ऑफ BPM या बिजनेस कैटेगरीज। उसके बाद ये पहली वाली हेडिंग देने के बाद आप ये तीनों पॉइंट्स लिखना, ये 2 लाइन को रहने देना। ओके, क्योंकि इन दोनों लाइन को इलेबरेट नहीं किया है, बस देने के लिए दिया है। तो आप 3 प्रकार के कैटेगरीज में पहला आएगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होगा, सिंपली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ओके, सो इट इज परचेज एंड सेल्स आर द मेजर पोर्शन। अब इसमें क्या क्या मॉड्यूल होगा, क्या इसमें मैन्युफैक्चरिंग होगी, नहीं होगी, क्या इसमें इन्वेंट्री होगी? ओके, तो इन्वेंट्री मॉड्यूल हो सकता है फ्रेंड सर, जिसमें अपन इन्वेंट्री का ध्यान रखेंगे। क्या इसमें अकाउंटिंग होगी? हाँ, बेसिकली पैसा है तो अकाउंटिंग तो होनी है, वो तो तीनों प्रकार के बिजनेस में होगी। तो इसमें 2 मॉड्यूल आएंगे, 3 मॉड्यूल हो सकते हैं टोटल इस आंसर के हिसाब से। इन्वेंट्री,
मैन्युफैक्चरिंग और अकाउंटिंग। तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग तो आएगा नहीं, इट रिक्वायर्स ओनली अकाउंटिंग, ऐसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, एंड इन्वेंट्री मॉड्यूल्स। ये अपना थोड़ा सा टेक्निकल वाला पॉइंट लास्ट वाला बना, बाकी ऊपर वाली तो आपके मन की डेफिनेशन है। यानी ट्रेडिंग प्रोसेस एक, ट्रेडिंग बिजनेस एक, जिसमें जस्ट बाइंग एंड सेलिंग वुड बी इन्वॉल्व, परचेज एंड सेल्स वुड बी द मेजर एस्पेक्ट, एंड इट वुड बी हैविंग जस्ट इन्वेंटरी एंड अकाउंटिंग। इसी प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग आएगा। अब इसमें क्या होगा, अपन वो मटेरियल का फॉर्म चेंज करेंगे, ओके। सो इसमें सारे ट्रेडिंग के एस्पेक्ट्स तो आएंगे, प्लस मैन्युफैक्चरिंग जुड़ेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है कि बाइंग द रॉ मटेरियल, चेंजिंग इट्स फॉर्म एज एंड सेलिंग इट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। तो चेंजिंग इट्स फॉर्म हो रहा है ना, तो इसमें 3 प्रकार के मॉड्यूल होंगे, एक होगा इन्वेंट्री, एक होगा अकाउंटिंग, एक होगा मैन्युफैक्चरिंग, अगर समझ रहे हो। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की आप डेफिनेशन लिख देना, वेयर यू नो इट इन्वॉल्व्स परचेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सेलिंग इट। इतना लिखने के बाद अपने लिए इंपॉर्टेंट लाइन क्या बनेगी इसमें, जो आपको अगर ये देखो EIS में बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कंपैरेटिव, टेक्निकल और तगड़ा है, तो ये सवाल आने के चांसेस डेफिनेटली कम है। मॉड्यूल्स आ सकते हैं लेकिन ये तो बहुत ज्यादा कम है, टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू। ये बिजनेस प्रोसेस फ्लो, बिजनेस प्रोसेस आना बहुत कम चांसेस है, लेकिन अपन किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे, आपको तो याद करना ही है। इफ यू अंडरस्टैंडिंग, दे मे नॉट गिव यू अ 6 marks 3 marks क्वेश्चन, बट दे मे गिव यू एन MCQ, so be ready for each and everything. They may give you the chronological order, ask you to write the chronological order of that particular thing. वो प्रोसेस का स्टेप दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि ABC इज द राइट ऑर्डर, BCA इज द राइट ऑर्डर, CBA इज द राइट ऑर्डर, ऐसा आपको टिक करने को बोल सकते हैं। तो एनीथिंग कुड हैपन, ओके। सो वी कैन नॉट लीव एनीथिंग, whichever content you are studying, study thoroughly as if it is going to come in the exam, in the next exam. So give that equal amount of importance. किसी को भी आप हल्के में मत लो, अपन को तैयारी करनी है पूरे सब्जेक्ट की, और इस तरीके से कि सब कुछ जो भी पढ़ रहे हैं वो पूरा मॉड्यूल अपने दिमाग में बैठे, हर एक टॉपिक को अपन इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे। बाद में देख लेंगे इंपॉर्टेंट क्या है जो अपन को एंड में रिवाइज करने हैं बेसिकली, लेकिन पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छे से। अगर अभी इधर तो अपन सबको उतना ही टाइम देंगे, अगर मैं एक लाइन याद कराने में 10 मिनट दे रहा हूँ तो फिर वो चाहे इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, 10 मिनट तो देने ही है, आप समझ रहे हो। तो यहाँ पर अगर अपन तैयारी करें तो पूरी तरीके से करो। मैं ऐसे नहीं कि बता के छोड़ दिया, ओके डिफाइन करो फिर परफॉर्म है, ओके फिर आगे बढ़ते। समझ में आपको 2 मिनट में आता है, बट याद भी इधर करना है। दैट इज वाई द लेक्चर बिकम्स कंपैरेटिवली लॉन्ग, और वो तभी इफेक्टिव है EIS में, ओके। पढ़कर आप समझ में ये चीज़ें तो बुक से खुद पढ़कर भी समझ लोगे यार, फिर तो क्या मतलब हुआ बताने का, ओके। सो याद करना इंपॉर्टेंट है कंपैरेटिवली। तो बिजनेस प्रोसेस फ्लो, इसका एग्जांपल नॉट दैट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग वेयर which has a great amount of technical aspects, but still we would be giving equal amount of time and try to learn it in the best manner possible. ट्रेडिंग बिजनेस एक हो सकता है बिजनेस कैटेगरीज में, सेकंड हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, इट विल इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग, वेयर रॉ मटेरियल वुड बी परचेज, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल, चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सेलिंग इट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। सो इट वुड बी हैविंग इन्वेंट्री, accounting as well as manufacturing. This type of industry requires अकाउंटिंग एंड कंप्लीट इन्वेंट्री अलॉन्ग विथ मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल। यानी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सारे 3 प्रकार के मॉड्यूल्स आएंगे। लास्ट इज सर्विस। सर्विस डजंट हैव एनी काइंड ऑफ इन्वेंट्री, इट इज द सेलिंग ऑफ स्किल्स, एफर्ट्स, ओके, नॉलेज बेसिकली। ये दिमाग ही एक प्रकार से इन्वेंट्री है, तो इसमें किसी प्रकार से अपन को वो इन्वेंट्री में कुछ चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अपन ने जो चीज़ें गेन की है, पढ़ाई की है बेसिकली, उसको अप्लाई करेंगे अपन, अपने सोच कर अप्लाई करेंगे बेसिकली। तो इसमें डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैन कम एंड इसमें क्या, इसमें मैन्युफैक्चरिंग आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें इन्वेंट्री आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें अकाउंटिंग आएगा? वो तो आएगा ही ना, इफ यू अंडरस्टैंडिंग। लेकिन आपको सिर्फ इतना लिखना है, यू कैन राइट दिस इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर एनी इन्वेंट्री मॉड्यूल। यानी इन्होंने क्या बताया कि ट्रेडिंग में भी इन्वेंट्री आया, मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेंट्री आया, लेकिन सर्विस में इन्वेंट्री नहीं आया। यू कैन ऐड मोर कि विल रिक्वायर अकाउंटिंग मॉड्यूल। दिस इंडस्ट्री डज नॉट रिक्वायर इन्वेंट्री मॉड्यूल बट विल रिक्वायर अकाउंटिंग मॉड्यूल। सो आप ये ओन से ऐड करना चाहो तो करो। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये नहीं लगेगा, ऐसा आपने मॉड्यूल ले दिया है, तो आप अगर ऐड करना चाहो तो आपकी मर्जी है, क्योंकि अकाउंटिंग तो दोनों में आया है ना। तीसरे में भी आप लिख सकते हो एंड विल रिक्वायर अकाउंटिंग मॉड्यूल। तो अपना बिजनेस कैटेगरीज 3 प्रकार के हो गए, एक ट्रेडिंग, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक सर्विस। देखो नथिंग न्यू, बट मैं इसको हल्के में नहीं लेना चाहता और बस इसको निपटाना नहीं चाहता। ट्रेडिंग में आपको ध्यान में रखना है, बाइंग एंड सेलिंग वुड बी देयर, परचेसिंग एंड सेलिंग वुड बी द मेजर एस्पेक्ट। तीसरा लाइन क्या बना, इसमें 2 मॉड्यूल होंगे, एक इन्वेंट्री और अकाउंटिंग। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग में इट वुड बी हैविंग मेजर एस्पेक्ट्स, इट वुड बी इंक्लूडिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग। ऐसा कैसे लिखना, इसमें मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज भी किया है, कहीं पर एक आध लाइन मैंने हटाई भी, अगर वो सेम मीनिंग बन रहा है
तो आपको इतना तो लिखना ही पड़ेगा, ओके। और मैन्युफैक्चरिंग में क्या करेंगे, सिंपली बाइंग एंड रॉ मटेरियल, चेंजिंग इट्स फॉर्म एंड सेलिंग इट एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। दिस विल हैव मॉड्यूल्स लाइक इन्वेंट्री, अकाउंटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इन्वेंट्री मॉड्यूल, अकाउंटिंग मॉड्यूल, मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल, ये शब्द आपके आने चाहिए। और उसके बाद सर्विस में इट डज नॉट require any kind of inventory. It is basically selling of skills, efforts, time, knowledge, etc. और एग्जाम्पल में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स लिख सकते हो आप। एंड दिस डज नॉट हैव एनी इन्वेंट्री मॉड्यूल, ऐसा आप लिख कर बिजनेस की कैटेगरीज खत्म करोगे अगर आप ध्यान दे रहे हो, ओके। सो दिस बिकम समथिंग नोन एज बिजनेस के कैटेगरीज। इसके बाद शुरू होगा समथिंग विच कुड बी कंसिडर्ड इनमें से कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आप ईआरपी के अंदर क्या चीजें होती है ये समझने की कोशिश करोगे। आप कोडिंग नहीं करोगे, लेकिन कम से कम जानोगे तो सही, ताकि आप चेक कर सको। अगर आप समझ रहे हो, आप जब कार खरीदते हो तो आपको कार बनाना थोड़ी आता है, लेकिन कार में क्या क्या होता है ये तो आप जानते हो ना, ताकि चेक कर सको लेने के टाइम। बस इसी प्रकार से आप ईआरपी में क्या क्या होता है ये आप समझोगे, और फिर बाद में आप ये समझने के बाद ही चेक कर पाओगे जो अपन ने ऑडिट देखा। सो वी वुड बी मूविंग टूवर्ड्स द ईआरपी के मॉड्यूल्स, अगर आप ध्यान दे रहे हो।